हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम अप्लाइड या क्लिनिकल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। 50% पोर्शन हम यहाँ कवर करेंगे क्लिनिकल फिजियोलॉजी का, और 50% हम कवर करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम हाइपोक्सिया पढ़ेंगे। हाइपोक्सिया पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक ब्रीदिंग पढ़ेंगे। ठीक, हाइपोक्सिया, पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस और पीरियोडिक ब्रीदिंग। चलिए शुरू करते हैं हाइपोक्सिया से। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है फॉल इन PO2 लेवल। ये जनरल डेफिनेशन है इसकी। ठीक, फॉल इन PO2 लेवल्स, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे? डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन से। डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक, तो देखिए हाइपोक्सिया के चार टाइप्स है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, उसके बाद स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, और लास्ट में हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक, तो देखिए अच्छे से समझते हैं ठहर ठहर के। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है? जब ये पहले हम देखते हैं ये कहाँ पे होता है। जब एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता है, देयर ही सफर्स फ्रॉम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। आपको पता है हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है? PO2 लेवल्स फॉल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाई एल्टीट्यूड पे गया, PO2 लेवल्स फॉल हो गई, तो इस कंडीशन में दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इतना क्लियर हो गया। हमने इससे पहले पढ़ा था केमिकल रेगुलेशन में कि हाइपोक्सिया इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के लिए क्या है? हाइपरकार्बिया। और अगर PO2 लेवल्स कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगी। इस केस में हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए, अब एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया असल में ट्रू हाइपोक्सिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए इसमें PO2 नॉर्मल होता है। क्योंकि जो PO2 को डिटरमाइन करता है, PO2 को हमने पढ़ा था डिटरमाइन करता है कौन? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। वो तो नॉर्मल होता है। इसमें कम क्यों होता है ऑक्सीजन कंटेंट? फिर क्योंकि RBCs कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया। बताइए क्या PO2 कम हो गया? नहीं, PO2 नॉर्मल है, क्योंकि PO2 इज डिटरमाइंड बाई डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जो RBCs के अंदर नहीं होता है, इनके बाहर होता है प्लाज्मा में, तो वो नॉर्मल होता है, इसीलिए PO2 भी नॉर्मल होता है। ऑब्वियस सी बात है, PO2 नॉर्मल है तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स क्यों स्टिमुलेट हो जाएंगी? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर नॉट स्टिमुलेटेड इन दिस केस, ये याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। ठीक, क्या हो रहा होगा? स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन मतलब रुक रहा होगा कोई चीज, ठहर रहा होगा कोई चीज। ठीक, जमा हो रहा होगा कोई चीज। क्या? स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड इन टिश्यूज। देखिए ये ये आर्टरी है, ये वेन है, ये टिश्यू है। टिश्यू क्या करता है? इस आर्टरी से कुछ ऑक्सीजन ले लेता है, फिर वेन्स इस डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या हम कह सकते हैं लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे भेज देती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब अगर इन आर्टरीज का ब्लड किसी कारण इस टिश्यू में ठहर जाता है, तो ये टिश्यू क्या करेगा? और ब्लड यूटिलाइज करे, और ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा इस ब्लड से, फिर और ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा इस ब्लड से, तो अल्टीमेटली जो वेन्स ले जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें जितना नॉर्मली ऑक्सीजन कंटेंट होना चाहिए उससे बहुत कम होगा, क्योंकि टिश्यू बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है ऑक्सीजन का। बिल्कुल करना ही चाहिए, जब यहाँ ब्लड ज्यादा देर के लिए ठहर रहा है तो टिश्यू तो उसका फायदा उठाएगा। इतना क्लियर हो गया। स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड इन टिश्यूज, मोर ऑक्सीजन कंजप्शन बाई टिश्यूज। ओके, अब बताइए वेन्स में क्या होगा? क्योंकि टिश्यू ज्यादा यूज कर रहा है तो वेन्स में रिड्यूस्ड ऑक्सीजन होगा, और जो एट्रियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, अब इसके कारण, इस स्टेगनेंट हाइपोक्सिया के कारण क्या हो जाएगा? वेन्स में बहुत कम ऑक्सीजन होगा। इस बहुत कम ऑक्सीजन होने के कारण जो हमारी स्किन है वो ब्लूइश अपीयर होगी। इसको हम कहते हैं साइनोसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए साइनोसिस किस
प्रकार के हाइपोक्सिया में होगा तो आप बोलेंगे साइनोसिस ऑकर्स इन स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। इतना क्लियर है। इसके बाद आखिरी में हमें पढ़ना है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया इज नियर अबाउट इनवर्स ऑफ स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कब होता है? जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है किसी पर्सन को। तो टिश्यू जो है, ये टिश्यू स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में ज्यादा ऑक्सीजन का यूज कर लेता था, लेकिन जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिट होगा तो ये टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाता। वही हमने कहा सीन इन साइनाइड पॉइजनिंग डिफेक्ट इन ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाता। आपसे पूछा जा सकता है टिश्यू ऑक्सीजन को क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाता? क्योंकि जो साइनाइड है, जो साइनाइड पॉइजनिंग के कारण बॉडी में साइनाइड आ गया है, वो बॉडी में प्रेजेंट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, जिसके कारण अब ये टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाता। बोलिए, अब अगर टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो जो एट्रियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। इन दिस केस पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर मैक्सिमली स्टिमुलेटेड। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स इस केस में सबसे ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया। हाइपोक्सिया आपके टिप ऑफ टंग पे आ गया। हाइपोक्सिया में आपने 4 टाइप पढ़ी, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक, इसके बाद देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। इस टॉपिक में हमने क्या किया, जो 3 टॉपिक हम इसमें पढ़ने, सब टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को 1-2 बार देखिएगा और नोट्स को बार बार रिवाइज करते जाइएगा तो आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, इसमें छूटा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग पेंडिंग इन दिस टॉपिक। ओके, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। देखिए 3 टाइप के पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस होते हैं मेनली। पहला पल्मोनरी रिफ्लेक्स होता है हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, दूसरा पल्मोनरी रिफ्लेक्स होता है हेड्स पैराडॉक्सल रिफ्लेक्स, तीसरा पल्मोनरी रिफ्लेक्स होता है जे रिफ्लेक्स। जितने इनके नाम कॉम्प्लेक्स लगते हैं उतने ही ये आसान है। देखिए हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। ठीक, 2 टाइप के हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स होते हैं, इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। देखिए कॉमन सेंस है ये हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स क्या बोलता है, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन, अगर इंस्पिरेशन ज्यादा होती है तो फिर हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के, हेरिंग ब्रूअर्स इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन, जब बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो जाती है तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो जाती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन बढ़ जाती है। हेरिंग ब्रूअर्स डिफ्लेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन घट जाती है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ जाती है। ये तो कॉमन सेंस है। हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ओके, एंड इट्स सब डिवाइडेड इनटू इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। इसके बाद अगला क्या पढ़ना है हमें, हेड्स पैराडॉक्सल रिफ्लेक्स। देखिए हेड्स पैराडॉक्सल रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये सिर्फ एक बार होता है जिंदगी में। जब इसमें क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन होती है तो इसके बाद इंस्पिरेशन और इंक्रीज होती है। आप कहोगे प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन ज्यादा हो रही है, तो इंस्पिरेशन ज्यादा होने के बाद अगर और इंस्पिरेशन ज्यादा हो जाए तो ये तो दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये यूजफुल होता है। कब ये होता है, एक बार लाइफ टाइम में। जब न्यूबॉर्न अपनी पहली ब्रेथ लेता है तो पहली ब्रेथ लेने के बाद इसकी इंस्पिरेशन और इंक्रीज होती है। क्यों और इंक्रीज होती है, क्योंकि बर्थ से पहले क्या होता है, लंग्स फ्लूइड फिल्ड होते हैं, उस सारे फ्लूइड को एयर से रिप्लेस किया जाता है इस हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स से। ठीक, वही हमने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन फर्दर इंक्रीजेस inspiration occurs only once in lifetime in newborn with the first breath to replace all the fluid in the lungs with air। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है जे रिफ्लेक्स। जे रिफ्लेक्स को पहली बार इंडियन फिजियोलॉजिस्ट एस पेंटल ने टर्म दी थी, ये जे रिफ्लेक्स वाली। ठीक, तो देखिए जे रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब कोई किसी पेशेंट में अगर पल्मोनरी एडीमा हो, जे रिफ्लेक्स हमें उनमें मिलता है, सीन पेशेंट विद पल्मोनरी एडीमा। क्या होता है, ये पल्मोनरी कैपिलरी है और इसके जक्स्टा पोजिशन पे क्या होते हैं, जे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको पल्मोनरी एडीमा है, यानी जो अब पल्मोनरी कैपिलरी है, इससे फ्लूइड क्या करेगा, एक्स्ट्रावेजेट होगा, यानी इससे फ्लूइड बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो बाहर कौन है, इसके बाहर तो जक्स्टा पोजिशन पे जे रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं। तो इस फ्लूइड के बाहर निकलने के बाद ही
क्या होता है, ये जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। जब ये जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं जे रिफ्लेक्स। जे रिफ्लेक्स में क्या क्या आता है, एपनिया, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया। एपनिया, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया। ठीक, समझ है आपको, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स और जे रिफ्लेक्स। ठीक, तो यही तीन है हमारे मेन पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। इनको अच्छे से देखिएगा, थोड़ी से लगते हैं नाम से डिफिकल्ट पर है बहुत आसान। इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स, या जिसको हम पीरियोडिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग, बाइट्स ब्रीदिंग जिसको हम एटेक्सिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, कुस्मोल्स रिस्पिरेशन या एयर हंगर, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एपनोसिस या प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी स्पाज्म। ठीक, अभी लगते हैं कि ये कैसे याद होंगे, पर साल आते आते ये पीरियोडिक ब्रीदिंग पैटर्न्स टिप ऑफ टंग पे आ जाते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग। देखिए कितना आसान है। काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, ग्रेजुअल हाइपरनिया होता है। ठीक, फॉलोड बाय ग्रेजुअल हाइपोपनिया। बोलिए ग्रेजुअल हाइपरनिया होगा तो क्या उससे कार्बन डाइऑक्साइड सारा खत्म हो जाएगा, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट कहते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को और बॉडी में लाने के लिए क्या होता है, एपनिया होता है। अगर आपसे कोई पूछे काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, तो काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग में होता है ग्रेजुअल हाइपरनिया फॉलोड बाय ग्रेजुअल हाइपोपनिया एंड एपनिया। अगर आपसे पूछे कि आखिरी में एपनिया क्यों होता है, आप बोलेंगे कि जो ग्रेजुअल हाइपरनिया हुआ था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हुआ था, और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट को काउंटर करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी में लाने के लिए क्या होता है, आखिरी में एपनिया होता है। ठीक, ये काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग क्या हमेशा होता है क्या, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप में भी ये काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग हो रही है? नहीं, ये काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कब होती है, ये नॉर्मली होती है स्लीप में। ठीक, स्लीप में, चाहे वो चिल्ड्रन हो एडल्ट हो, उनकी स्लीप में काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग देखी जाती है। और दो पैथोलॉजिकल केसेस में जिसमें आता है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर और यूरेमिया, इन दोनों केसेस में भी आपको काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा टाइप क्या है, बाइट्स ब्रीदिंग, या जिसको हम बोलते हैं एटेक्सिक ब्रीदिंग पैटर्न भी। देखिए बाइट्स ब्रीदिंग में क्या होते हैं, बाइट्स, बाउट्स। ठीक, बहुत आसान है, बाइट से आप याद रखिएगा बाउट्स, यानी इसमें होते हैं क्विक बाउट्स ऑफ शैलो रेस्पिरेशन फॉलोड बाय एपनिया। क्विक बाउट्स ऑफ शैलो रेस्पिरेशन फॉलोड बाय एपनिया, ये है बाइट्स ब्रीदिंग या एटेक्सिक ब्रीदिंग। तो ये कब देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है इन केस ऑफ डैमेज टू मेडुला एंड मेनिंजाइटिस। डैमेज टू मेडुला एंड मेनिंजाइटिस, ये हो गया बाइट्स ब्रीदिंग या एटेक्सिक ब्रीदिंग, क्लियर। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है कुस्मोल्स रेस्पिरेशन या एयर हंगर। देखिए कुस्मोल्स रेस्पिरेशन एयर हंगर, यानी इसको क्या है, एयर की भूख है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एयर हंगर नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। ठीक, बहुत ज्यादा इसको क्या, एयर की जरूरत है। तो क्या होता है इसमें, इसमें सिर्फ हाइपर वेंटिलेशन होता है। ठीक, हाइपर वेंटिलेशन, दोनों डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक, और ये कुस्मोल्स रेस्पिरेशन होता है इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आखिरी में हम पढ़ेंगे एपनोसिस या इंस्पिरेटरी, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी स्पाज्म। हमने एपनोसिस कहाँ पे पढ़ा था इससे पहले, हमने एपनोसिस न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में देखा था। एपनोसिस क्या होता है, एपनोसिस में लॉन्गर इंस्पिरेशन होता है। ठीक, तो लॉन्गर इंस्पिरेशन, देखिए ये पोर्शन दिखा रहा है आपको एपन्यूसिस, क्या दिखा रहा है, एपन्यूसिस। तो एपन्यूसिस का ग्राफ ऐसे बनता है, इसमें क्या होता है, लॉन्गर इंस्पिरेशन होती है। अब लॉन्गर इंस्पिरेशन क्यों होती है, देखिए ये क्या था, ये पॉन्स में ऊपर प्रेजेंट था न्यूमोटेक्सिक सेंटर, नीचे प्रेजेंट था एपन्यूस्टिक सेंटर। अब ये जो एपनोस्टिक सेंटर है इसका काम क्या है, ये इनहिबिट करता है, ये एपनोस्टिक सेंटर किसको इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स को, सॉरी ये इनहिबिट करता है इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स को, इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स को। जो फर्दर इनहिबिट किसको करते हैं, सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स को इनडायरेक्टली। ठीक,
तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा, आप बहुत छोटा सा टॉपिक है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसको देखें पहले, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा क्या होता है। यहाँ से न्यूमोटैक्सिक सेंटर थ्रू वेगस किसको कंट्रोल करता है, एपनोस्टिक सेंटर को कंट्रोल करता है। एपनोस्टिक सेंटर इनहिबिट करता है इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स को, और जो इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स इनहिबिट किसको करते हैं, सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स को। देखिए अब नॉर्मली अब अगर क्या हो गया, अब अगर ये वेगस कट हो गई, ठीक, वेगस कट हो गई, तो इस एपनोस्टिक सेंटर को रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो ये एपनोस्टिक सेंटर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एपनोस्टिक सेंटर की एक्टिविटी जो ही बढ़ी, ये इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा इनहिबिट हुए, अब ये कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स है, ये क्या हो गए, ये रिलीज हो गए फ्रॉम इनहिबिशन, रिलीज फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स, इनहिबिशन, ठीक। अगर ये इनहिबिशन से रिलीज हो गए तो क्या इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये रैंप सिग्नल जनरेट करते हैं, बेसिक रिदम फॉर रेस्पिरेशन को मेंटेन करते हैं। इनकी एक्टिविटी बढ़ने के कारण ही इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन लॉन्गर होती है, देयर बाई इंस्पिरेशन लॉन्गर होती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपनोसिस, ठीक। एपनोसिस को अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यही हमने कहा कि एपनोसिस में क्या होता है, डैमेज होता है टू मिड पॉन्स विद वेगस कट, ठीक। क्लियर हो गया, तो हमारा हाइपोक्सिया हमें समझ आ गया, उसके बाद पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस समझ आ गए, और लास्ट में पीरियोडिक ब्रीदिंग पैटर्न समझ में आ गए, ठीक। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। जो अगला पार्ट है हमारा इस टॉपिक का, उसमें हम बाकी जो डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनको कवर करके रेस्पिरेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू।